Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the second chapter in history, and the name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. And we have started our discussion. We have seen that in the Indian subcontinent, we have the evidence of earliest people who used to live around 2 million years ago. And these people who lived 2 million years ago, actually they were known as hunter and gatherers. And why this name was given to them? This name was given to them because these people were hunters and gatherers. They used to hunt animals and they used to gather food items from the forest, and because of this जो वो काम करते थे उसी के नाम पर उनका नाम है. ठीक है, they were known as hunter gatherer because they used to hunt and gather, and that was life. I told you na, at that time the most important thing was survival. ठीक है, we are talking about around 2 million years ago, यानी कि 20 lakh years ago. उस समय बस एक ही कंसर्न होता था, एक ही टेंशन होती थी, एक ही प्रॉब्लम थी कि कैसे सरवाइव करना है. और सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए हमें? जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, दैट इज फूड, है ना. तो इस फूड के लिए कैसे फूड मिलेगा लोगों को? इस फूड के लिए पीपल यूज टू हंट एनिमल्स, पीपल यूज टू गैदर food items from the forest. That is why they are known as hunters and gatherers. And then we have also discussed about why these people, these hunter and gatherers, used to move from one place to another place. They were not in such a situation that they can live a stable life, कि एक ही जगह पे वो स्टेबली रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता था. They keep on moving. उसके पीछे हमने बहुत सारे रीजंस देखे थे. जैसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था वो ये था कि एक जगह पे जब वो रहते हैं तो वहाँ हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस दैट द रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस यूज्ड अप बाय द पीपल. वो सारे एनिमल्स को वहाँ पे हंट कर लिए, जो भी फूड आइटम्स था फॉरेस्ट में उसको उन्होंने गैदर कर लिया. तो अब क्या होगा? नाउ दे विल हैव टू मूव टू सम न्यू प्लेस जहाँ पर जाकर के वो फिर से हंटिंग कर सके, गैदरिंग कर सके. ओके, तो ये चीज़ थी. अब दूसरी रीज़न क्या था कि और भी वजह थे जिसके कारण उनको हंटिंग उनको स्टेबल लाइफ नहीं लीड कर पाते थे, मूव करना पड़ता था. कि एनिमल्स जो थे वो दे केप्ट ऑन मूविंग. जो हंटर जो ओमनीवोरस एनिमल्स थे या कार्निवोरस एनिमल्स थे वो अपने प्रे के सर्च में मूव करते रहते थे. जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे वो भी अपनी ग्रास, जिस ग्रास को वो ग्रेज करते हैं, खाते हैं, उस ग्रास के सर्च में वो मूव करते रहते थे. तो ये जो उनका मूवमेंट हम देख रहे हैं, अगर एनिमल्स मूव करेंगे तो उनके साथ साथ ह्यूमंस को भी मूव करना पड़ेगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड, है ना. तो इस कारण उनको मूव करना पड़ता था. थर्ड रीज़न ये भी था कि बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज जो थे वो सीजनल होते हैं. आज भी हम देखते हैं ना, आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं, दूसरे सीजन में वो हमें नहीं मिलते. आजकल बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है एग्रीकल्चर में, जिसके कारण वी आर एबल टू गेट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर. बट वो समय तो क्या था कि बिल्कुल नेचुरल वे में सब कुछ होता था. तो जो ट्रीज और प्लांट्स थे उनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्रूट आता था, हर समय फ्रूट नहीं रहता था. तो फिर एक सीजन में लोगों ने उस फ्रूट को या जो भी वॉटेवर खाने की आइटम्स उसमें है, जैसे उसके लीव्स भी वो खा सकते थे, स्टेम खाते थे, रूट खाते थे. फिर नेक्स्ट सीजन में अब उनके पास नहीं है कुछ खाने के लिए, तो फिर उनको मूव करना पड़ता था. ठीक है. इसी तरह से एक और रीज़न था कि वाटर, दे नीडेड वाटर, है ना. पीपल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. फूड एंड वाटर, दीज वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट.
तो वाटर भी जो था वो क्या था, वाटर के सोर्सेस क्या थे जो नेचुरल है, जैसे रिवर्स हैं, लेक हैं, स्ट्रीम्स हैं। और जहाँ पर जो पेरेनियल रिवर होते थे, आई टोल्ड यू ना डिफरेंस बिटवीन द पेरेनियल रिवर एंड द सीजनल रिवर। तो पेरेनियल रिवर्स जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि हर समय पानी अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको नहीं प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ऐसे रिवर्स जो सीजनल होते हैं, यानी कि जहाँ पर कि बारिश के दिन में तो अच्छी पानी मिलेगी, लेकिन जैसे गर्मी का सीजन आता है तो वहाँ पर पानी सूखने लग जाता है। तो एट दैट सीजन पीपल यूज टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस जहाँ पर कि उन्हें वाटर अवेलेबल हो सके। तो दीज वर द रीजन्स वाई पीपल केप्ट ऑन मूविंग, है ना। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे हमें उस समय के लोगों के बारे में पता चलता है, बिकॉज वो बहुत साल पहले 20 लाख 20 lakhs 2 million यानी कि 20 lakhs ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय के बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलता है हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट का क्या मेन काम होता है, वो एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट के लिए ही एक टर्म होता है क्या, डिगिंग, ठीक है, एक्सकेवेट। यही एक्सकेवेट को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डिगिंग। जैसे जमीन के अंदर डिग करके वो उन चीज़ों को निकालते हैं जो कि बहुत पहले के समय में लोग यूज़ करते हैं, और उन चीज़ों से उनको उन समय के लोगों के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि उस समय के लोग यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए। पीपल नीडेड टूल्स, है ना। बिना टूल्स की वो हंटिंग नहीं कर सकते, बिना टूल्स के वो गैदरिंग नहीं कर सकते। तो टूल्स जो थे उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उस समय यूज़ करते थे और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी वो टूल्स ही थे। और ये जो टूल्स थे वो क्या चीज़ के बने होते थे, मोस्टली स्टोन्स के बने होते थे। स्टोन्स के अलावे कभी कभी टूल्स जो हैं वो वुड के और बोन्स के भी बने होते थे। और टूल्स का काम क्या होता था, वही चॉपिंग करना, कटिंग करना, जैसे जो भी गैदरिंग करके फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, उनको कट करना, चॉप करना। फिर एनिमल्स को हंट करना, है ना। देन एनिमल्स को हंट करने के बाद फिर उनको किस तरह से कट करना, है ना। हाइड को निकालना, हाइड क्या हुआ, स्किन, एनिमल की स्किन को फ्लैश से निकालना, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं टूल से होती थी। फिर बार्क, जो ट्री का बार्क होता है उसको भी वो स्क्रैप करके उस बार्क को यूज़ करते थे क्लोथ्स की तरह। तो इस तरह से डिफरेंट यूज़ होते थे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट कि जो ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम अर्लीस्ट पीपल कह रहे हैं, उनको वो कहीं ना कहीं रहते थे, है ना। हमारे देखो ये दीज थिंग्स आर बेसिक नीड्स। 3 चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स कहलाती हैं, एकदम बेसिक होती है, जो फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ठीक है। तो फूड तो हमने देख लिया कि वो फूड के लिए क्या कर रहे हैं। अब शेल्टर, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रहने के लिए उनको जगह चाहिए होती थी। और आज की तरह वो नहीं रहते थे कि मतलब जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, घर हमारे परमानेंट ब्रिक्स के, सीमेंट्स के घर बने होते, इस तरह का नहीं होता था। उस समय में जो शेल्टर था वो एक बहुत बड़ी, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कहाँ रहें, है ना। और इसके लिए उनके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते थे। जब वो अपने शेल्टर के लिए किसी प्लेस को चूज करते थे तो उसमें उनके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते थे। लाइक वो कैसे जगह को चूज करते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल it has been observed by the historians and archaeologists that these earliest people used to live near sources of water। जहाँ पर भी उनको वाटर का सोर्स अवेलेबल होता था वो वहीं पर रहते थे, मतलब उसको प्रेफरेंस देते थे। जहाँ पर रिवर है, जहाँ पर लेक है, जहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, they used to live at that places because as we have seen water is very much important for life। तो ये वो देखते थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था कि किस जगह पे रहना चाहिए, उसको सेलेक्ट करने में जो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था वो था स्टोन,
क्योंकि स्टोन उनके लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। स्टोन से ही वो टूल्स बनाते थे और टूल से ही उनके सारे हंटिंग और गैदरिंग होती थी। तो ये उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता था कि जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिले वहीं पर वो रहे। अगर अच्छी क्वालिटी का स्टोन नहीं जहाँ पे मिलेगा और अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो फिर क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर टूल्स, है ना। और फिर उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, सर्वाइवल की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वो उसी जगह पे रहना प्रेफर करते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी के स्टोन्स मिलते थे, ताकि उन्हें स्टोन्स को यूज करके वो टूल्स बना सके। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो अपने प्लेस ऑफ जो शेल्टर का जगह होता था उसको चूज करते थे। यू विल सी इन योर बुक वन मैप इज गिवन। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मैप दिया हुआ है, मैप 2 है, इट्स मैप 2 एंड इन द न्यू बुक इट इज पेज नंबर 13। ओके, पेज नंबर 13 में मैप 2 दिया हुआ है। इस मैप 2 में यू विल सी बहुत सारे अलग अलग कलर्स के और अलग अलग शेप्स के प्लेसेस दिए हुए हैं। इसमें आप देखोगे जो रेड ट्रायंगल्स बने हुए हैं इस मैप में, ये रेड ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो रेड ट्रायंगल बना हुआ है मैप में वो किस जगह को डिनोट कर रहा है, वो इसी जगह को बता रहा है जहां पर कि अर्लीस्ट पीपल रहते थे। ठीक है, रेड ट्रायंगल वाले जितने भी प्लेसेस आपके मैप में दिखाए गए हैं वो सारे के सारे वही साइट्स हैं जहाँ पर कि ये हंटर और गैदरर हमें मिलते हैं। ठीक है, और जैसे कौन कौन से वो प्लेसेस हैं अगर हम देखें, देखो एक है भीमबेटका, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ओके, जो एक हमारा रेड ट्रायंगल से जिसको डिनोट किया हुआ है दैट इज भीमबेटका। अब ये भीमबेटका आज के समय में कहाँ पड़ता है, यह है एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका प्लेस जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो रेड ट्रायंगल हमें दिखता है वो है, एक है कर्नूल केव्स। कर्नूल केव्स कहाँ पर है, आज के समय में जो कर्नूल केव्स है वो कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा एक और रेड ट्रायंगल एक और जगह पे हमें दिखता है, उसका क्या नाम है, ये हंसगी। ये भी एक वही साइट है जहां पर कि हंटर एंड गैदरर्स रहते थे। और आज के डेट में ये हंसगी जो है ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ये कर्नाटका में है। तो यू मस्ट रिमेंबर ये हमारा कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। देन कर्नूल केव्स इट्स इन आंध्र प्रदेश एंड हंसगी इज इन कर्नाटका। ओके, तो it's not like that कि there are only 3 places where these hunter gatherers used to live in the Indian subcontinent। ऐसी बात नहीं है, इसके अलावे भी बहुत सारी जगहें थी जहाँ पर कि ये हंटर गैदरर्स रहते थे। बट आप अभी जिस लेवल पे हो उसमें आपको ये 3 प्लेसेस बताया गया है। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर, इसको लोकेट करने भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने आ सकता है। तो इन तीनों प्लेसेस कहाँ पर है उसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें आपके बुक में एक पिक्चर भी बना हुआ है जो कि भीमबेटका का पिक्चर है। ठीक है, उसमें ये दिखाया गया ना, पेज नंबर 14 में आप देखोगे केव्स है। इन नेचुरल केव्स में ही पीपल यूज टू लिव। पीपल मतलब अर्लीस्ट पीपल जो कि हंटर और गैदरर्स होते थे। तो ये भीमबेटका जो है वो बहुत ही पुराना साइट है जहाँ पर कि हंटर एंड गैदरर्स रहते थे, वही नेचुरल केव्स में रहते थे। और ये जो नेचुरल केव्स होते थे वो लोगों को शेल्टर देते थे। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, तो उस समय में रेन से कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा, उसी नेचुरल केव्स में वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते थे, उसी में वो रहते थे। उनके पास और कोई घर नहीं होता था, आज की तरह कुछ भी नहीं था, है ना। जो भी था नेचर से ही पर ही वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर तो उस समय भी उनको वो शेल्टर जो नेचुरल केव्स थे उसी में वो रहते थे। ठंड से भी वो नेचुरल केव्स उसे उन्हें बचाता था, विंड से बचाता था।
और इस तरह के जो प्लेसेस हमें मिलते हैं उसी में हम एक और चीज़ देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, रॉक पेंटिंग। जो रॉक है उस पे बहुत तरह की पेंटिंग्स भी देखने को मिलते हैं हमें। तो ऐसी एक पेंटिंग जो है वो आपकी बुक में दिखाई गई है। इट्स ऑन पेज नंबर 14, जहाँ पर वो नेचुरल के भीमबेटका का फोटो दिया है ना, उसी के जस्ट ऊपर में रॉक पेंटिंग है। और उस पेंटिंग को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है, व्हाट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू दैट पेंटिंग, की हंटिंग को ही एक्सप्रेस किया जा रहा है कि कैसे एक जो इंसान है वो उसका डियर का हंटिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रॉक पेंटिंग्स बहुत काफ़ी पॉपुलर दिखे हैं हमें, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, हिस्टोरियंस, उनको नज़र आए हैं। और ख़ास करके मध्य प्रदेश में और सदर्न यूपी में ये पेंटिंग्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये उनके रहने की जगह हो गई। हमने क्या क्या डिस्कस किया, खाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट फूड, व्हाट डिड दे डू, क्या करते थे वो। देन हमने देखा कि वो कहाँ रहते थे, है ना, और किन सामान का यूज़ करते थे वो। अब हम लोग एक नई चीज़ देखेंगे, क्योंकि अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आज के समय में हमारे लिए जो चीज़ें बहुत ही नेचुरल, बहुत नॉर्मल, मतलब नेचुरल तो नहीं कहेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि ये इसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसा ख्याल भी नहीं आता है। बट जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तब लोग किस तरह से अपने लाइफ लीड करते होंगे वो हम नहीं सोच सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फायर, है ना। आज के समय में हमें क्या है, हमारे घर में एलपीजी है, मोस्टली एलपीजी है। हमने एक सिलेंडर हमारे पास गैस का भरा हुआ है, स्टोव लगा हुआ है। जब भी हमें खाने पीने कुछ भी बनाना है, कुकिंग करनी है, तो हमने लाइटर से या मैच स्टिक से गैस ऑन किया और हो गया, फायर आ गया और खाना पक गया। बट ये क्या इतना आसान था फॉर द अर्लीस्ट पीपल? अगर हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में सोचते हैं तो क्या उनको ये चीज़ें इतनी आसानी से मिली हुई थी? नहीं, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ थी। एक समय ऐसा भी था जब जिन अर्लीस्ट पीपल की हम बात कर रहे हैं उसमें तो उनको फायर के बारे में पता चल गया था, और दे यूज्ड टू कुक देयर फूड यूजिंग द फायर, है ना। लेकिन उनके पहले के जो लोग थे वो उस समय तो फायर के बारे में लोग को पता ही नहीं था कि कैसे आग जलती है। खाना बनाना, कुक्ड फूड भी नहीं खाते थे लोग, इस तरह के कंडीशंस थे। बट हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, हम जिस 20 लाख ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि लोग हंटर एंड गैदरर्स होते थे, वहाँ पर हमें इस बात के एविडेंसेस मिले हैं। हमें, व्हेनेवर आई एम टेलिंग यू हमें, कि हमें ऐसे मिले हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको मिला, उन्होंने जानकारी ली, उन्हें ये चीज़ें पता चली, फिर उन्होंने उन चीज़ों को हमें बताया। ठीक है, और फिर हम बुक के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही, जिससे हम आगे इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं आप बच्चों तक, है ना। तो हिस्टोरियंस जो हैं उन्हें इस बात के एविडेंस मिले हैं कि जो हंटर गैदरर्स होते थे, दे यूज्ड फायर, वो फायर यूज करते थे। अब कैसे फायर यूज करते थे, ये कैसे हमें समझ में आएगा, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट इस कॉन्सिक्वेंस पे पहुंच रहे हैं कि दे यूज्ड फायर? कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि ट्रेसेस ऑफ एशेस मिले हैं। ऐश क्या होता है? जब आग जलती है, जैसे लकड़ी या कोयले से, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन, कभी भी इस तरह का होता है, जैसे ठंड के दिनों में ही बॉनफायर हम करते हैं, या फिर कभी उस तरह का मौका लगता है कि खाना जो है वो लकड़ी पर या कोयले पर बनता है, तो क्या होता है, कुछ भी चीज़ जलती है ना, तो फिर वो उसके बाद उसका ऐश रह जाता है, जिसको हम हिंदी में राख कहते हैं, है ना। उसकी बचे जले हुए जो पार्ट हैं वो कुछ बच जाते हैं। तो वही जो एसेस है ना, वो मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। तो ये जो ऐश मिले हैं उससे ये समझ में आता है, अगर ऐश मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फायर का इन्वेंशन हो चुका था। पीपल
नो अबाउट फायर, लोगों को फायर के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो ये एस मिलने से ही ये बात समझ में आया है कि लोगों को फायर की जानकारी थी। एंड ये पूरी तरह से 100% कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बट it is very much highly possible that जो फायर था वो किस लिए यूज होता होगा, जैसे कि लाइट के सोर्स के लिए रात में जब अंधेरा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि फॉरेस्ट में लोग रहते थे, नेचुरल केव्स में रहते थे, अब उसमें बिल्कुल अंधेरा हो गया तो फिर डर बहुत होता है, एनिमल्स का भी डर होता है, वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, तो उस समय उनको वो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का काम करता था फायर। इसके अलावा जो वो हंटिंग कर रहे हैं, जो एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, उसका जो फ्लैश है, जो मीट है, उसको कुक करना, रोस्ट करना, रोस्टिंग में काम आता था ये फायर, है ना। तो फायर की यही सब यूज होते थे कि फायर को यूज करके लोग लाइट जला रहे हैं, लाइट का सोर्स वो था, है ना। आज की तरह से तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं था, तो लाइट के सोर्स की तरह यूज होता था, और उससे एनिमल्स भी भाग जाते थे, एनिमल्स भी डर जाते थे, जहां पर वो फायर देखते थे फिर वो अटैक नहीं करते थे लोगों पर। और फूड कुक करने के लिए भी ये फायर यूज हुआ होता होगा, ऐसा पूरा एविडेंस नहीं मिला है, बट इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फायर के बारे में हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है उसमें आएंगे। एक टर्म आप देखोगे यूज होता है हिस्ट्री में, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, साइट्स। साइट्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट्स? तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है साइट्स का। देखो क्या होता है साइट्स, जैसे कि हम क्या देखते हैं, ये प्लेसेस हैं, ठीक है, जगह, प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स आर फाउंड। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस को ही हम साइट कह रहे हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री में ये साइट यूज कर रहे हैं तो हिस्ट्री में हम उस प्लेस को साइट कहते हैं जहां पर हमें बहुत सारी चीजों के रिमेन्स मिलते हैं, लाइक टूल्स के, पॉट्स के, ठीक है, उसी को हम साइट कहते हैं। और जो चीजें मिलती हैं इन साइट्स पे वो किन्होंने उसको बनाया है और यूज किया है, जो लोग वहां पर रहते थे, है ना, जो लोग उन साइट्स में रहते थे उन्होंने ही उन चीजों को बनाया और यूज किया। और फिर लोग खत्म हो गए, लोगों की डेथ हो गई, लेकिन वो सामान जो है वो पड़ा रह गया, और उन सामानों से, उन चीजों से हमें पीछे के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, है ना। तो कई बार होता है जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जैसे टूल्स हैं, पॉट्स हैं, इनके ये जो चीज़ें जो कि अर्लिएस्ट पीपल यूज करते थे, कई बार वो सरफेस पे ही मिल जाते, बहुत हल्का सा ही डिग करने पर मिल जाता है, कई बार वो बिल्कुल अंदर होते हैं अर्थ के, है ना, और कभी कभी तो वाटर के भी अंदर मिलता है, क्योंकि जियोग्राफिकल चेंजेस भी होते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर पहले पानी नहीं होगा, अब पानी आ गया, पहले पानी नहीं था तो पीपल यूज टू लिव एट दोज प्लेसेस, तो वहां पर वो उन सामानों को यूज करके रहते थे। अब वो लोग नहीं रहे, अब वो सामान तो वहां पर है बट वहां पर वाटर आ गया, तो वाटर के नीचे में भी हमें इस तरह के जो साइट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म हमारा यूज होता है साइट्स, जिसके बारे में आपने समझ लिया क्या होता है साइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगी मैं, बट थोड़ा सा एफर्ट करोगे आप तो चीज़ें समझ में भी आएंगी, और इसमें थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, है ना। समझना भी है और याद भी करना है, लेकिन समझना, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। याद तो हो जाएगा, याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम ये होती है कि समझना। अगर समझ के याद हम करते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती हैं, अगर बिना समझे हम सिर्फ सोचते हैं कि रट लिया जाए तो फिर हमें चीज़ें याद नहीं रहती, गलत सलत याद रहता है ना। तो इसलिए चीज़ों को पहले समझना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी क्या देखेंगे, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे, उसको हम क्या कहते हैं, उस पीरियड को क्या कहते हैं, उस पीरियड को हम कहते हैं पैलियोलिथिक।
जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा है, उसका अलग अलग नाम उन्होंने दिया है। तो जो सबसे पहला वाला पीरियड है जिसमें कि बिल्कुल अर्लीस्ट पीपल रहते थे, उस पीरियड को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक, PALAEO, ठीक है, PALAEOLITHIC। अब इसमें ये कैसे बना, ये जो वर्ड है पहले तो हम देखेंगे कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है, कैसे ये बनता है, फिर उसके मीनिंग को हम देखेंगे। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक हमने पहले भी ग्रीक के बारे में डिस्कस किया था ना। जो ग्रीक्स आए थे इधर से, नॉर्थ वेस्ट से, और उन्होंने ही इंडिया को इस तरह से इंडस के नाम पे जो इंडिया का नाम पड़ा वो ग्रीक्स का ही दिया हुआ है ना। तो ये जो पैलियोलिथिक टर्म है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना है। अब ये 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं? एक ग्रीक वर्ड है पैलियो और दूसरा जो ग्रीक वर्ड है वो है लिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक। अब ये पैलियो क्या होता है और ये लिथिक क्या होता है? पैलियो का जो मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, पैलियो का मीनिंग है ओल्ड, जिसको हम इंग्लिश में ओल्ड कहते हैं, उसी को ग्रीक में क्या कहते हैं? पैलियो। और जिसको हम इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, उसी को ग्रीक में क्या कहते हैं? लिथिक। ठीक है, तो ये क्या है? पैलियोलिथिक, पैलियो ओल्ड, लिथिक स्टोन। तो अगर पैलियोलिथिक को हमने साथ में मिला दिया तो ये क्या बन गया? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये वो पीरियड है जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। अब ये जो ओल्ड स्टोन एज हम कह रहे हैं, इसको क्यों हम ऐसा नाम दिए हैं? ये नाम पड़ा है टूल्स के बेसिस पे। जो टूल्स पीपल यूज्ड, वेरियस टूल्स है ना, हमने देखा कई तरह के टूल्स यूज करते थे अपने काम करने के लिए, हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए। और ये टूल्स क्या चीज के बने होते थे? मोस्टली टूल्स जो थे वो स्टोन के बने होते थे। और उसी पर ये जो डिवीजन हुआ है ना, ये पहला हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एज के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं, जिसको कि पैलियोलिथिक कहते हैं, या ओल्ड स्टोन एज भी इसको हम कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस ओल्ड स्टोन एज का क्या टाइम पीरियड, किस समय को हम ओल्ड स्टोन एज कह रहे। तो ये ओल्ड स्टोन एज कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक का जो टाइम है, उसको हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज बोथ आर सिमिलर। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो to 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स अगो के बीच का जो टाइम है, उसे को हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ये बहुत लंबा टाइम है ना, 20 लाख से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो, इतना लंबा पीरियड। तो इस पीरियड को फिर से बांट दिया गया है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो जिस पैलियोलिथिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं ना, जो कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है और 12,000 ईयर्स अगो तक के पीरियड को कह रहे हैं, उसको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। सबसे पहले वाला जो स्टार्टिंग वाला है उसको लोअर कहते हैं, फिर मिडिल, लोअर, मिडिल एंड अपर। ठीक है, तो क्या हुआ? ये लोअर पैलियोलिथिक,
मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। और ये जो पीरियड है ना, ये ह्यूमन हिस्ट्री का ये जो समय हम देख रहे हैं, दिस पीरियड जो कि पैलियोलिथिक कहला रहा है या ओल्ड स्टोन एज कहला रहा है, ये पीरियड जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम को कवर करता है। यू कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में जितना भी टाइम हमने अभी तक इस अर्थ पे स्पेंड किया है ना, उसका 99% जो टाइम है वो इसी में जाता है, पैलियोलिथिक में जाता है, ठीक है। तो ये पीरियड हमारा कहलाता है ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक, और इसको ये कब से स्टार्ट हुआ, 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो के बीच का टाइम है, और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब हम 12,000 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, है ना। आज से 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक ओल्ड स्टोन एज है, ठीक है। यहाँ तक लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ओल्ड स्टोन एज हम जिसको कह रहे हैं, जिसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कह रहे हैं, उस समय में लोग क्या काम करते हैं, पीपल यूज टू हंटर एंड गैदर, ठीक है। वही उसी से उनकी जिंदगी चल रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है। अब इसके बाद क्या हुआ, 12,000 ईयर्स अगो के बाद, यानी कि 11,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए, ठीक है। और उसके बाद का जो पीरियड था उसको एक दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, मेसोलिथिक कहते हैं उसको। इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।